नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हमारे चैनल का एपिसोड चल रहा है, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव का चारों विधानसभाओं में सर्वे भी चल रहा है। उसी में आज हमारे चैनल के साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित है कटरे जी, जो कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा से यहाँ इच्छुक है। हम इनसे जो जनता के बीच से निर्माण हुए प्रश्न है, जो जनता की समस्या है, जनता को जिस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह सवाल आज हम इनसे रखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इनके दिल में जनता के लिए क्या है। सबसे पहले भाऊ, आपका बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। नमस्ते। क्या बताओगे, आगामी विधानसभा चुनाव का माहौल पूरे महाराष्ट्र में बन चुका है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ महायुति है, दोनों संगठनों में रस्सेखेज चल रही है। क्या बताओगे, आपके जो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा है उसमें क्या चर्चा है, क्या माहौल है? देखिए, अभी 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं और उसके संदर्भ में हमारे गोंदिया जिले में काफी सरगर्मी तेज भी हो चुकी है। उसमें सभी पक्ष के लोग अब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पक्ष में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले साहब, इन्होंने भी जो इच्छुक उम्मीदवार है उनके आवेदन मंगाया है और सभी गोंदिया जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र से लगभग 44 से 45 लोगों ने आवेदन भी किया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो आवेदन करने वालों की संख्या जो है विधानसभा चुनाव के लिए, वो कांग्रेस में काफी पैमाने की देखी जा रही है। उसका कारण ऐसा है कि कांग्रेस के लिए लोग इच्छुक हैं। आज महाराष्ट्र में युति की सरकार ने पिछले 3 साल में पूरे महाराष्ट्र का बंटाढार करके रखा है, बेड़ा गर्क करके रखा है। किसी भी प्रकार से उन्होंने विकास के काम नहीं किया, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का काम किया, तोड़फोड़ किया। इस पक्ष से लाओ, उस पक्ष से लेके आओ, नेताओं को अपने पार्टी में लाकर एक भीड़ जमाने का काम किया और जनता के जो विभिन्न विषय है, जो मूलभूत उनके अधिकार है, जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार से सरकार ने काम नहीं किया और उस कारण से पूरे महाराष्ट्र में जनता काफी नाराज है और जनता इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना करना चाहती है और उसके कारण ही हमारे कांग्रेस में अभी जो आवेदन करने वालों की संख्या बढ़ी है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। मैंने पूछा था कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के एक जो घटक दल है कांग्रेस पक्ष, उसकी क्या स्थिति है? तिरोड़ा विधानसभा में बहुत मजबूत है हम लोग। कांग्रेस पक्ष पूरी तरह से पूरे मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी, चुनाव लड़ेगी। मैंने भी उसमें कांग्रेस पक्ष से उम्मीदवारी के लिए आवेदन किया है। अच्छा, आपने आवेदन किया है, तो जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के नानाभाऊ पटोले, इनसे बातचीत हुई है क्या? बातचीत तो हमेशा ही होती रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में मैं काम करता हूँ, तो बातचीत होती ही रहती है। क्या लगता है, क्या आपको मौका मिल पाएगा? देखिए, इस बार जो टिकट वाटप का विषय है, भाऊ ने भी बोले हैं कि जो जनता के बीच से जिसका नाम सामने आएगा उसको टिकट मिलेगी और इसमें हमारी कांग्रेस पक्ष सर्वे करा रही। सर्वे में अगर मेरा नाम आता है तो निश्चित तौर पर मुझे टिकट मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जनता ने मुझे क्यों चुन के देना चाहिए? देखिए, पिछले 30 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और राजकारण के माध्यम से समाजकारण कर रहा हूँ और मैंने निरंतर सुबह से लेकर रात तक सिर्फ जनता के काम किया है। सैकड़ों लोगों के बड़े बड़े प्रश्न मैंने सवाल करने का प्रयत्न किया, कई लोगों के लिए काम किया। काम करने के एवज में किसी भी व्यक्ति से मैंने कभी 2 रुपए की रिश्वत नहीं ली है। अच्छा, मेरा राजकारण एकदम पाक साफ है। मैं हर उस मजबूर इंसान को, समाज का पिछड़ा हुआ व्यक्ति, उस तक पहुंचने का प्रयत्न करता हूँ। उसके लिए आरोग्य के विषय है, शिक्षा के विषय है, कृषि के विषय है या अन्य प्रकार के जितने भी स्कीमें चलती हैं उन संदर्भ में मैं उनके लिए काम करने का प्रयत्न करता हूँ, मदद करने का काम करता हूँ। और इसलिए मुझे ये विश्वास है कि यहाँ की जनता मेरे संदर्भ में पिछले 30 साल से मुझे जानती है और सबसे परिचित हूँ, सबके बीच में रहता हूँ। मैंने अपने लिए कभी, आजकल ट्रेंड है
कि लोग छुट्टी के दिनों में अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ में पिकनिक पर जाते हैं, 8-10 दिन घूमते हैं। मैंने सब जीवन में कभी नहीं किया। अच्छा, मुझे समय ही नहीं है। मेरा एक एक दिन जब आता है तो मैं लोगों के लिए सोचता हूँ। मैं रात को जब सोता हूँ तो सुबह मुझे किसके लिए काम करना है वो मेरे दिमाग में रहता है, और इसलिए मुझे लोग जानते हैं और इसलिए मुझे लोग मदद भी करेंगे और सर्वे में भी मेरा नाम आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि अगर जनता ने आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दी तो आपने विकास के लिए क्या सोचा है? आप अगर एमएलए बनते हो तो क्या विजन रहेगा? देखिए, हमारे गोंदिया जिले में सबसे बड़ा विषय है सिंचाई का विषय है। सिंचाई है, शिक्षण है, आरोग्य है, घरकुलों के प्रश्न है। कई लोगों के घर नहीं है रहने के लिए, कई लोग दूसरों के घरों में रहते हैं। पिछले वर्ष जब अतिवृष्टि हुई तो उस समय पूरे जिले में जिन जिन लोगों के पास घर नहीं थे, कलाई खुल गई सरकार की। इस सरकार ने पिछले बार बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी साहब ने कि 22 तक हम पूरे घरकुले दे देंगे। बाद में उनका 24 हुआ, 24 तक भी अभी किसी भी प्रकार से घरकुले नहीं आ रही है। काफी लोगों को घर देना बाकी है और इसलिए ये घरकुल का भी सबसे बड़ा विषय है। आज नरेगा के माध्यम से ज्यादा लोगों तक रोजगार मिले, 100 दिन का उनको काम मिले ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि यहाँ के रोजगार प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको यहाँ से पलायन न करना पड़े। ऐसे काफी विषय है और इसलिए मेरा सबसे बड़ा विषय जो रहेगा, अगर मुझे विधायक के रूप में यहाँ की टिकट मिलती है विधानसभा के लिए, मेरा पक्ष अगर नाना बाबू पटोले साहब मुझे टिकट देते हैं और यहाँ की जनता मुझे अगर विधायक के रूप में चुनाव जिताकर देती है, तो मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा कि यहाँ के किसानों के एक एक किसान के खेत तक पानी पहुंचाना, सिंचाई की व्यवस्था करना। दूसरा मेरा लक्ष्य रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गरीब तबके के लोग, ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी समाज के बच्चे, एससी समाज के बच्चे, एसटी समाज के बच्चे, गरीबों के बच्चे, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे देते आएगी, उस पर मुझे काम करने की अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आप बार बार शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान अपने स्टेटमेंट में बोल रहे हो, लेकिन आपको पता है कि अभी जो है शिक्षा के बारे में हालत, कुछ दिन पहले पेपर में आ रहा था कि जो 20 से कम ऑनरोल है वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। साथ ही अभी प्रेजेंट में वास्तविकता ऐसी है कि गोंदिया विधानसभा, साथ ही चारों विधानसभा, गोंदिया जिले के चारों विधानसभाओं में, तिरोड़ा, गोरेगांव विधानसभा में भी ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग स्कूल को ताला ठोक के रोड पर बाहर अपने बच्चों को पढ़ा रहे। कारण क्या है? कारण यह है कि वहां शिक्षक अवेलेबल नहीं है। कारण यह है कि वहां की बिल्डिंग जर्जर हो गई है। वहां कारण यह है कि उनको ताटपत्री पहना के उस स्कूल के अंदर बैठना पड़ रहा है, वहां पानी टपक रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आप इसके लिए असेंबली में सवाल उठाओगे? क्या आप इसके लिए प्रयत्न करोगे? मेरा वही तो कहना है। मैं इसलिए बार बार शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करता हूं, क्योंकि आपने जो बताया है, इन सब समस्याओं पर विधायक के रूप में जो व्यक्ति चुनाव जीतकर जाता है उसको काम करने की जरूरत है। असेंबली में उसने प्रश्न करना चाहिए। उसने सरकार के, अगर विपक्ष में भी अगर रहे हुए एमएलए, तो उसने सरकार को अपने धारे पे पकड़ना चाहिए। बरोबर। और वहां का निधि शिक्षा के लिए खींच कर लाकर, बिल्डिंगों की व्यवस्था है, जहां पर टीचर नहीं है, टीचरों की भर्ती होना चाहिए, उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। कई जमाने से टीचरों की भर्ती नहीं हुई। कई बच्चे हमारे राज्य के अंदर डीएड करने के बाद खाली पड़े हैं, वो भूल गए, वो अब ख्वाब में भी नहीं देखते कि हमको अब नौकरी मिलेगी। बरोबर। एक जमाना था जब डीएड बच्चा होता था तो उसके पीछे लाइन लगती थी, उसका इतना क्रेज रहता था कि उस समय पर नौकरियां मिलती थी। अब नौकरियां सरकार ने खत्म करके रखी। अगर इनको नौकरियां देने का काम अगर सरकार करेगी तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी भी मिलेगी और जिला परिषद के सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षा की भी व्यवस्था हो सकती है, और उसी के लिए मुझे काम करना है। अच्छा भाव, मैं अभी जो सवाल कर रहा हूँ उसका मेरे को आंसर बस एक शब्द में या एक वाक्य में चाहिए। अगर गोरेगांव क्षेत्र, गोरेगांव एरिया के लोग अगर स्वास्थ्य से उनको कुछ प्रॉब्लम होती है या वो बीमार होते हैं तो इलाज कराने कहाँ जाते हैं? देखिए, मेरे को एक शब्द में गोरेगांव, गोरेगांव जाते हैं या गोंदिया जाते हैं? देखिए, इस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हाँ, मैं जब 2005 में चिचगांव का सरपंच बना, उस समय हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था गोंदिया में। हम लोग यहाँ पर गोरेगांव में भेजते थे। गोरेगांव का जो हॉस्पिटल है ग्रामीण रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय की मंजूरी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर बेड नहीं थे। इसके लिए भी मैंने उस समय पर आंदोलन किया था गोरेगांव में। और उस समय पर परिस्थिति ऐसी थी कि हमको अगर मेजर प्रॉब्लम अगर पेशेंट में अगर रहता था तो हम एक तो गोरेगांव लाते थे या गोंदिया लेके जाते थे केटीएस, और केटीएस से फिर आधे रात को 11 बजे 12 बजे यहाँ का डॉक्टर रेफर करता था। मैंने दर्जन भर से ज्यादा
पेशेंटों को खुद नागपुर लेकर मैं एडमिट करा कर आया हूँ। अच्छा, जैसे कि आपके कहने के मुताबिक अगर किसी को प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड तो वह केटीएस जाता है, बरोबर। केटीएस एक ऐसा सामान्य रुग्णालय है जहां पर गोर गरीब जनता अपना इलाज कराने जाती है। लेकिन भाऊ वहां की हालत क्या है पता है क्या आपको? वहां की हालत यह है कि वहां बेड अवेलेबल नहीं हो रहा है। आप जाके देखो, कई पेशेंट है जो बेड के नीचे इलाज चल रहा है। आप जाके देखो, वहां स्वच्छता नाम की चीज नहीं है। गंगाबाई हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, वहां जाके देखो क्या हालत है। वहां पैसे लेने का काम चल रहा है, वहां डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते, वहां बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। तो क्या आप स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोचा है? क्या आप इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रयत्न करोगे? देखिए, प्राथमिक समस्या है ये जनता की, और केटीएस एक सरकारी हॉस्पिटल है और वहां पर जो लोग जाते हैं वो सब गरीब तबके के लोग रहते हैं, बरोबर। जिनके पास पैसा नहीं रहता इलाज कराने के लिए। उन्हीं लोगों के लिए तो काम करने की जरूरत है। जहां पर हॉस्पिटल में अगर पैसा है किसी व्यक्ति के पास और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस है प्राइवेट डॉक्टरों का, वो कर लेते इलाज। लेकिन केटीएस में, मेडिकल में ये जो समस्या है निश्चित तौर पर है, और उसके लिए विधायक के रूप में जो लोग जवाबदार है उन लोगों ने काम करना चाहिए। जिनको जवाबदारी मिली है उन्होंने काम नहीं किया है, करके समस्या क्रिएट हुई है, निर्माण हुई है। और अभी अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित तौर पर इस विषय पर मैं जमकर काम करूंगा। अच्छा, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, इन सब चीजों के बारे में तो बोल दिए, लेकिन और एक सबसे बड़ा प्रश्न हमें जनता सर्वे से आ रहा है कि अभी जो बिजली के रेट है, आपको पता है आसमान को छू रहे हैं। तो क्या बिजली के रेट कम कराने या बिजली फ्री दिलाने में आप क्या प्रयास करोगे? क्या असेंबली में यह रेट कम हो जाए इसके लिए कुछ कहोगे? अभी आपको पता है कि 100 से ज्यादा जिसके यूनिट हो गए उसको 15 रुपए 16 रुपए यूनिट देना पड़ता है। तो क्या ये सच है? अगर सच है तो कितना सच है? और अगर आपको पता है भाऊ, गांव खेड़े में लोग 300 रुपए कमाते हैं और उनको बिल आता है 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए। अगर 300 रुपए रोजी कमाने वाला 3000 2000 बिल भरे तो वो क्या खाएगा? सबसे बड़ा सवाल हमें जनता से आ रहा है, क्या कहोगे? विद्युत के संदर्भ में मैंने जब ये 3 साल के पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो मैं मुंबई गया और ये विषय को लेकर मैंने तत्कालीन विद्युत मंत्री नितिन राउत इनको निवेदन भी दिया था और चर्चा भी किया था। और उसके बाद सरकार गिर गई, फिर वो विषय रह गए, चर्चा में आए नहीं। इस विषय पर निश्चित तौर पर गरीब जनता को लूटा जा रहा है विद्युत विभाग के माध्यम से, और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अभी सिंचाई की विषय में जो बिजली है हमारे किसानों को, हमारे गोंदिया जिले में मात्र 8 घंटा मिलती बिजली, वो भी रात में चालू रहती है। रात में किसान जा नहीं पाता, अपने कृषि को, खेती में पानी नहीं दे पाता, बहुत सारी समस्या निर्माण होती है। बरोबर। इन सब चीजों पे भी काम करने की जरूरत है। कम से कम हमारे गोंदिया जिले के अंदर हमारे किसानों को जो कृषि पंप जो है उनके लिए मिनिमम 16 घंटा बिजली की व्यवस्था कराना चाहिए। इसके लिए भी मैंने पिछले बार निवेदन दिया था और निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर भी काम करने की जरूरत है। अच्छा, उसी प्रकार माना जाता है कि भारत देश एक युवाओं का देश है, लेकिन आपको पता है कि आज युवाओं के लिए क्या रोजगार की परिस्थिति है? तो आपने कुछ सोचा है क्या युवाओं के रोजगार? मैंने इसके पहले एक इंटरव्यू मेरा हुआ, उसमें बोला है मैंने कि हमारे इस जिले के अंदर बेरोजगारों की संख्या काफी बढ़ी हुई है, और ये सबसे बड़ा प्रश्न है बेरोजगारों के लिए, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका जीवन की स्थापना कैसे होगी, उनका लाइफ स्टैंड कैसे होगा, उनको आगे लाइफ जीने के लिए रोजगार बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अगर मुझे विधायक के रूप में अगर चुनाव जिताकर तिरोड़ा से भेजा जाता है तो मैंने एक सोच के रखा है कि तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करने के लिए लघु उद्योग की निर्मित करना, उसके लिए मेरे दिमाग में एक प्लांट है, और एक बड़ा हब तैयार करके उनको शासन के माध्यम से कैसे पैसा देते आएगा जहां पर कंपटीशन नहीं है। अच्छा, तो आपका क्या मास्टर प्लान है? जो चीज बिकने वाली है, जो चीज चलने वाली मार्केट में, ऐसे असंख्य अनेक उद्योग खड़े करके एक हब बनाने का प्लान मेरे पास में है, लेकिन मैं अभी उस प्लान को आपके सामने उजागर नहीं कर सकता। ये समय आने पर हम तैयार करेंगे। अच्छा, अभी क्यों उजागर नहीं कर सकते? नहीं, वो लंबा विषय है, उस पर बोलूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे, और इसलिए इतने कम समय में मैं वो सारी चीजें आपके सामने नहीं रख सकता। अच्छा, समय आने पर बात करेंगे। उसी प्रकार हमें जनता से यह भी सवाल आ रहे हैं, आपको पता है तहसील ऑफिस, पंचायत समिति, यहाँ पर गोर गरीब जनता के असंख्य काम होते हैं। राशन कार्ड का काम हो, श्रावण बाढ़ का काम हो, निराधारी का काम हो, पंचायत समिति में घरकुल का काम हो, या उनको शौचालय की जो भी योजना हो, उनके लिए उनको पैसा पे करना पड़ता है। मेरा कहने का यह उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार बहुत तेजी से चल रहा है,
तो क्या आप भ्रष्टाचार को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ करोगे क्या? बिल्कुल भ्रष्टाचार को कंट्रोल में करेंगे। और मैं ये सवाल इसलिए किया कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरी जो छवि है एकदम क्लियर है, मैंने काम करने के लिए किसी से 2 रुपए लिया नहीं है। तो जनता की यह अपेक्षा है कि हमारा जो भी प्रतिनिधि बने वह भ्रष्टाचार को कम करे। बिल्कुल जरूरत है। और जब तक के जनप्रतिनिधि स्वच्छ छवि का नहीं आएगा, जब तक अगर जनता अगर स्वच्छ छवि के व्यक्ति को जो निस्वार्थ रूप से काम करना चाहता है, ऐसे लोगों को आमदार या खासदार नहीं बनाएंगी, तब तक ये भ्रष्टाचार पे लगाम कसते नहीं आएगा। अगर कोई व्यक्ति खुद ही भ्रष्टाचारी है, खुद ही पैसे खाने में बहुत इंटरेस्ट लगता है, खुद ही प्रॉपर्टी का उसको खूब लालच है, ऐसे लोगों के हाथ में अगर जनप्रतिनिधित्व मिल गया तो निश्चित ही वो कहीं पर भी भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसलिए स्वच्छ छवि के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाकर भेजना चाहिए, ताकि ऐसे भ्रष्टाचार को लगाम लगा सके। और मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित ही आज जो परिस्थिति, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक आध किसान व्यक्ति या एक आधा मजदूर व्यक्ति है, उसके जेब में अगर 1000 रुपए नहीं है, किसी ऑफिस में राशन कार्ड बनाने के लिए जाता है और उसको 1000 रुपए की मांग की जाती है, बड़े मुश्किल से 150-25 रुपए लेकर वो गोरेगांव अपन ग्रामीण से आता है, तो उसकी जो दशा है, उसकी जो दिल की भावना है, उस भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। ऐसे कई लोगों के लिए मैं तहसील में जाकर राशन कार्ड बनाने का काम भी मैंने किया है। बहुत सारे श्रावण बाड़ के विषय है, संजय गांधी के विषय है, छोटे मोटे स्कीमों के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं, आज कृषि के लिए पाइप लगते हैं, कृषि के लिए दीपक सिंचन का विषय है, कृषि के लिए बिजाई का विषय है, इन सब चीजों पर मैंने भरपूर काम किया है, कई लोगों को मदद करने का काम किया है। और कहां कहां कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है उसके बारे में मुझे नॉलेज भी है। लेकिन अगर विधायक के रूप में अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित तौर पर ऐसे भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने का काम भी हम करेंगे। अच्छा, उसी प्रकार मैं एक सवाल करना चाहूंगा, अभी जो वर्तमान के विधायक है उनकी कार्य प्रणाली कैसी है? उन्होंने विकास काम किए हैं? देखिए, हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। मैं उस संदर्भ में सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि हर व्यक्ति की कार्य करने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है, और हर व्यक्ति अलग अलग तरीके का काम करता है। तो उनकी जो क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है, किया होगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके कामों से तिरोड़ा विधानसभा की जनता सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और इसलिए अब नया चेहरा यहाँ की जनता लाना चाहती है, ताकि यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते आए। यहाँ का सर्वांगीण विकास हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो। रोड रास्ते निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। रोड रास्तों का बहुत बड़ा बैकलॉग तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर बाकी है। कई रोड बड़े बड़े खराब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर कोई व्यक्ति नई गाड़ी अगर परचेस करा के लाता है, मोटरसाइकिल, तो 6 महीने में वो खटारा हो जाती, खराब हो जाती। ऐसे रोड खराब है, काम करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी क्षेत्रों में भी बचत गटों के लिए काम करने की जरूरत है। महिलाओं को पैसा मिलना चाहिए, छोटे लघु उद्योग उनके खड़े होने चाहिए। इन सब चीजों के ऊपर बेरोजगारों को थोड़ा पैसा मिले, और उनके छोटे उद्योग खड़े कैसे आए, उनको कैसे ट्रेनिंग दिलाते आएगा, उनको रास्ता कैसे दिखाते आएगा कि कहां से जाना है, कहां से पैसे लेके आना है, कैसे आवेदन करना है, कौन कितने स्कीमें शासन की चलती है, ये सब कराने की जरूरत है। ये सब कराने वाला व्यक्ति चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत कुछ बैकलॉग तिरोड़ा में बाकी है और वहां पर काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा कि अपने जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ है और साथ ही तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा की जनता है, इनको क्या विनती करना चाहिए? देखिए, मेरी विनती ऐसी है कि मैं हमेशा वही बात करता हूं कि जनता जब जनप्रतिनिधि चुनने का जब जनता को अवसर आता है, उस समय पर जनता के हाथों से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और फिर उसके बाद में 5 साल तक उनको पछताना पड़ता है, उनके काम नहीं हो पाते। बराबर। तो जनता ने जो आज ट्रेंड हो गया हमारे जिले के अंदर ही नहीं तो सभी जगह पैसा खूब चलता है। चुनाव के समय पर पैसा बांटा जाता है, कई प्रकार के प्रलोभन होते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं जनता को वोट बटोरने के लिए। उसके बाद में जो जनप्रतिनिधि रहता है वो जनता को भूल जाता है, और इसलिए जनता ने अपने सुविधा का जनप्रतिनिधि चुनाव जिताना चाहिए। सुविधा के जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का चुनाव के समय पर लालच नहीं रखना चाहिए, ताकि वो हक से ये कह सके कि हमने तुझे चुनाव जिता कर दिया है, अब तेरी जवाबदारी 5 साल तक हमारी सेवा करना, हमारे काम करना। और इसलिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि किसी भी प्रलोभन को बड़ी ना पड़े, और किसी भी प्रकार की किसी के खिलाफ अगर कोई चर्चा, अच्छे व्यक्ति के खिलाफ, अच्छे कैंडिडेट के खिलाफ अगर चर्चा, गलत तरीके से चर्चा अगर फैलाई जाती है तो किसी भी प्रकार से किसी भी गलत अफवाह पे न जाए और अपना पूरा विवेक रखते हुए अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताए। यही मेरा संदेश है। साथियों, यह थे जितेंद्र कटरे, हमने इनसे बातचीत की है।
जितेंद्र जी कटरे यहाँ तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के लिए इच्छुक है। हमने इनसे बहुत सारी चीजें पूछी है। सबसे महत्व की बात हमने इनसे कही है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वह ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। साथ ही जो बिजली का प्रकरण अभी चल रहा है, जो बिजली के भाव बढ़ गए हैं, उसको भी यह कंट्रोल करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, देखना यह बाकी होगा कि तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा महाविकास आघाड़ी की टिकट किसके कोटे में जाती है और किसके कोटे में नहीं जाती। जनता किसको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है और किसको नहीं देती, यह देखने लायक रहेगा। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क के साथ।